एक ऐसा दिन जो पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी उज्जवल नहीं था। पृथ्वी की गहराइयों से कुछ जीव उभरे। लोगों ने उन्हें रीपर नाम दिया और उन्होंने अज्ञात कारणों से धरती की 99% आबादी को जल्दी ही नष्ट कर दिया। लेकिन रीपर इंसानों पर 8,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर हमला नहीं करते, जिससे कुछ देशों में थोड़ी सी आबादी बच गई। अमेरिका में कोलोराडो की रॉकी पर्वत श्रृंखला सुरक्षित क्षेत्र बन गई। वहीं लॉस्ट गल्च रिफ्यूज नाम की बस्ती में हंटर नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता है। एक दिन वह उस सीमा से बाहर चला जाता है जिसे जमीन पर नीली रेखा से चिन्हित किया गया था, और मुश्किल से एक रीपर से बचता है जो सुरक्षित सीमा के नीचे शिकार कर रहा था। हंटर के पिता विल अपने बेटे को डांटते हैं कि उसने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली। विल खासकर चिंतित हैं क्योंकि हंटर को फेफड़ों की एक बीमारी है जिससे वह दौड़ नहीं सकता। अपनी पत्नी टेरा की मृत्यु के बाद हंटर ही उनका एकमात्र सहारा है। बाद में विल अपनी पड़ोसी केटी से कहता है कि हंटर सिर्फ पास की बस्ती को देखना चाहता था। केटी को लड़के के लिए दुख होता है। गांव में उसके उम्र का कोई और बच्चा नहीं है जिससे वह दोस्ती कर सके, और सबसे ज्यादा वह अपनी मां को बहुत याद करता है। वह अलग अलग धातुओं से गोलियां बनाकर रीपर के कवच पर परीक्षण करती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। विल उसके प्रयोगों पर संदेह करता है और अक्सर टेरा को याद करता है, जो ना के साथ जरूरी रसायन लाने के एक खतरनाक मिशन पर गई थी और एक रीपर की चपेट में आकर मारी गई थी। उस रात हंटर को फिर से दौरा पड़ता है। विल किसी तरह उसकी हालत स्थिर करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जरूरी दवाइयों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगले दिन विल स्थानीय दुकान से मैक्रोनी खरीदता है। अब यह एक कीमती भोजन है। बावजूद इसके वह इसे हंटर के जन्मदिन पर लाता है क्योंकि यह उसका पसंदीदा है। हंटर पूछता है कि वे अब रेडियो क्यों नहीं चलाते। विल समझाता है कि अब बिजली बहुत दुर्लभ हो गई है और उसे हंटर की जीवन रक्षक मशीन के लिए बचाना पड़ता है। वह यह भी बताता है कि मशीन के फिल्टर भी लगभग खत्म हो चुके हैं और उन्हें बदलने के लिए उसे उस शहर जाना पड़ेगा जो सुरक्षित ऊंचाई से नीचे है। बाद में केटी, जो टेरा की घनिष्ठ मित्र थी, विल से मिलने आती है। वह उसे याद दिलाती है कि आज शुक्रवार है और दोनों पुराने समय की बातें करते हैं कि सप्ताहांत पर जिंदगी कैसी हुआ करती थी रीपरों के आने से पहले। तभी ना के यार्ड से एक गोली चलने की आवाज आती है। वह एक और परीक्षण कर रही थी। वे दोनों उसकी जिद को लेकर एक दूसरे को देखते हैं। उस रात हंटर की हालत और बिगड़ जाती है। विल उसे इंजेक्शन देता है और मुश्किल से उसकी जान बचा पाता है। अगले दिन विल ना के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अगली सुबह शहर जाने वाला है और उसे एक सुरक्षित रास्ता मालूम है। ना कहती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। विल बताता है कि हंटर की मशीन के फिल्टर लगभग खत्म हो चुके हैं और उसे अस्पताल से नए लाने ही होंगे। ना चेतावनी देती है कि उस रास्ते में रीपरों का खतरा है, क्योंकि वो रास्ता खदानों से होकर गुजरता है और रीपर जमीन के नीचे से ही निकले थे। विल कहता है कि वह उस खदान को अच्छी तरह जानता है और दूरी ज्यादा नहीं है। वह मिलने का समय तय करता है, लेकिन ना साफ कह देती है कि वह नहीं आएगी। विल के जाने के बाद ना लंबे समय तक उस समुद्री डाकुओं के झंडे को देखती रहती है। विल स्थानीय बंदूक बनाने वाले से मिलता है, जो उसे एक राइफल और कुछ ग्रेनेड देता है। ये हथियार रीपरों के लिए बहुत असरदार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर उन्हें रोक सकते हैं। हथियार देने वाला अपने निजी भंडार से चीजें देता है और उसे शुभकामनाएं देता है। तभी केटी वहां पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि विल ने उसे अपनी योजना क्यों नहीं बताई। विल के विरोध के बावजूद वह खुद को हथियार बंद करती है और कहती है कि वह भी साथ जाएगी। ना उससे रूखेपन से पेश आती है और कहती है कि केटी रीपरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने कभी किसी रीपर को देखा तक नहीं। ना भविष्यवाणी करती है कि अगर केटी गई तो उसकी मौत तय है। विल अपना प्लान समझाता है। जैसे ही वे स्की स्थल तक पहुंचेंगे, वे लिफ्ट का उपयोग करके खदान के प्रवेश द्वार तक नीचे जाएंगे। उसे उम्मीद है कि लिफ्ट अब भी काम कर रही होगी। समूह यात्रा शुरू करता है। बातचीत के दौरान ना बताती है कि वह अपने प्रयोगशाला तक पहुंचना चाहती है, जहां वह जरूरी रसायन रखे हुए हैं। वह दो उपकरण भी लाती है, एक कंपास और एक ऐसा यंत्र जो रीपरों के ज्यादा शक्तिशाली बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों को पकड़ सकता है। जल्द ही वे एक फायर रोड पर पहुंचते हैं जो स्की स्थल से 1 मील दूर है। लेकिन अब सुरक्षित क्षेत्र समाप्त हो चुका है। वे सतर्कता से आगे बढ़ते हैं, हथियार तैयार रखते हुए। उन्हें कई टूटे फूटे वाहन मिलते हैं जिनसे वे आवश्यक आपूर्ति और हथियार लेते हैं। केटी एक ग्रेनेड लॉन्चर लेती है और अपनी टेक्सन पृष्ठभूमि और हथियार चलाने के कौशल का प्रदर्शन करती है। इस बीच ना रीपर की कवच का एक टुकड़ा पाती है। वह उसे उठाती है, लेकिन तभी केटी से उसकी बहस हो जाती है। केटी टेरा की मौत का इल्जाम ना पर लगाती है और ना केटी को अनुभवहीन और बेकार कहती है। अचानक जंगल से घोड़ों की आवाज आती है। पहाड़ी इलाकों में अब जंगली घोड़े स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। जल्द ही वे स्की रिसोर्ट पहुंचते हैं। अब छोटी और सुरक्षा पास ही है, लेकिन ना चेतावनी देती है कि ऊपर पहुंचना अब संभव नहीं, क्योंकि एक रीपर वहां पहले से मौजूद है। विल और ना लिफ्ट चालू करने की कोशिश करते हैं, जबकि केटी ग्रेनेड लॉन्चर लेकर पहरा देती है। वह उस प्राणी का इंतजार करती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह दरिंदा पेड़ों से निकलता है। केटी ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन वह फुर्तीला प्राणी बच निकलता है और उस पर झपटता है। तभी विल लिफ्ट चालू कर देता है और वह और ना गोंडोला में चढ़ जाते हैं। विल रीपर पर गोलियां चलाता है, जिससे केटी को लिफ्ट टॉवर तक चढ़ने का मौका मिलता है। वह कूदती है
और मुश्किल से लटकती हुई लिफ्ट की सीट पकड़ लेती है। रीपर हार नहीं मानता और अपनी टेंटेकल से केबल पकड़कर उसे तोड़ देता है। पूरा समूह नीचे गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचकर बच निकलता है। उस रात वे एक पुराने गार्ड हाउस में आराम करते हैं। डरी हुई नाक कबूल करती है कि उसने दुश्मन की असली प्रकृति को पहले नहीं समझा, लेकिन अब वह रीपर्स को एक परफेक्ट शिकारी के रूप में देखती है। ना का मानना है कि रीपर्स न तो आराम करते हैं, न ही इंसानों को खाते हैं। हालांकि वे उन्हें बेरहमी से मारते हैं। वे बाकी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे ना को उनकी जैविक प्रकृति पर शक होता है। जब महिलाएं सो जाती हैं, बिल अपनी पत्नी तारा के साथ हुई एक बहस को याद करता है। तारा ने उससे ना पर भरोसा करने को कहा था और बताया था कि वह दुनिया को बचा सकती है। विल को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि तारा का एक कमजोर बेटा था और उसे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। अगली सुबह समूह एक पुराने खदान पर पहुंचता है, जिसे विल खनिक के रूप में काम करते वक्त जानता था। हालांकि निचले स्तर सुरक्षित क्षेत्र से बाहर थे और वहां रीपर्स का खतरा था। सुरंगें भी ठीक से सील नहीं थीं, जिससे खतरा और बढ़ गया। विल कहता है कि खतरनाक इलाका केवल 210 मीटर लंबा है और नीना का ट्रैकर किसी भी रीपर की उपस्थिति बता देगा। लेकिन नीना बताती है कि ट्रैकर भूमिगत काम नहीं करता और इंसानों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को रीपर्स तुरंत पकड़ सकते हैं। जब वे नीचे पहुंचते हैं तो रास्ता वेल्डिंग की गई धातु से बंद होता है। आगे जाने के लिए उन्हें एक और स्तर नीचे जाना पड़ता है। कोवियन पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र से बाहर है। विल मुड़ने से इनकार करता है और महिलाएं अनिच्छा से उसका साथ देती हैं। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और विल उन्हें धीरे धीरे सांस लेने को कहता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ी जाए। अंतिम धक्का देने से पहले वे एक विराम लेते हैं। केटी बताती है कि आक्रमण की शुरुआत में उसने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई की, उसे फ्राइंग पैन से मारा और उसकी कार लेकर भाग गई। समूह नीचे के स्तर पर उतरता है, लेकिन तभी एक रीपर आ जाता है और उन्हें भागना पड़ता है। विल उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। रीपर उनका पीछा करते हुए उन्हें एक बंद रास्ते में धकेल देता है। विल सभी को टॉर्च बंद करने और सांस रोकने को कहता है। रीपर की टेंटैकल्स उनके बहुत करीब तक पहुंच जाती हैं। विल एक फ्लेयर जलाकर रीपर को चौंकाता है और समूह एक आंशिक रूप से ढही सुरंग में भागता है। लेकिन केटी एक गलत दिशा में मुड़ जाती है और रीपर की टेंटैकल्स उसे जकड़ लेती हैं। विल बेबसी से उसे खदान में घसीटे जाते हुए देखता है। इसी बीच नीना को एक सीढ़ी दिखती है और वे दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, मुश्किल से रीपर से बचते हुए। अंततः ना और विल सुरक्षित क्षेत्र के ऊपर सतह पर लौट आते हैं। रास्ते में उन्हें एक लगभग सही स्थिति में पिकअप ट्रक मिल जाता है, जिसे वे आगे की यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। रात के लिए वे एक छोड़े गए घर में रुकते हैं, जहां उन्हें कुछ खाने का सामान मिल जाता है। डिनर के दौरान वे तारा और केटी को याद करते हैं। विल को खदान में ले जाने का पछतावा होता है, लेकिन ना उसे अपने गुस्से को लड़ाई में बदलने की सलाह देती है। वह बताती है कि वह अपनी लैब लौटकर मैग्नीशियम लाना चाहती है। उसका मानना है कि रीपर के अभेद्य कवच में चुंबकीय रक्षा तंत्र होते हैं और मैग्नीशियम युक्त गोली उस कवच को भेद कर आंतरिक आग से उन्हें नष्ट कर सकती है। विल गुस्से में आ जाता है, उस पर तारा और अन्य की मौतों का दोष लगाता है। अगली सुबह वे शहर पहुंचते हैं और अस्पताल में ऑक्सीजन फिल्टर खोजते हैं। इमारत बर्बाद और लूटी हुई होती है, इसलिए उन्हें ऊपर की मंजिल पर चढ़ना पड़ता है। ऑपरेशन रूम में विल आखिरकार जरूरी सामान पा लेता है, लेकिन तभी रीपर की आवाजें आने लगती हैं। वे भागते हैं, लेकिन रीपर विल को पकड़ लेता है। नीना एक फायर एक्स से उसकी टेंटैकल काट देती है, जिससे रीपर और भी गुस्से में आ जाता है। वे ऑपरेशन रूम में लौटते हैं, जहां विल ना को भागने को कहता है और गैस के डिब्बों पर गोली चला देता है। विस्फोट से रीपर खिड़की से बाहर गिरकर निष्क्रिय हो जाता है। अपना लक्ष्य पूरा कर विल अपने बेटे के पास लौटने का इरादा जताता है, लेकिन ना उसे पहले मदद करने को कहती है। वह कहती है अगर वह मैग्नीशियम गोली बना पाई तो मानवता के पास रीपर्स को हराने का मौका होगा। वह वादा करती है कि वह एक समुद्री डाकू का झंडा फहराएगी। यह संकेत होगा कि रीपर्स को हराया जा सकता है। आखिरकार विल मान जाता है। वे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्थित नीना की पुरानी लैब जाते हैं, जहां वह जरूरी सामान इकट्ठा कर काम शुरू करती है। विल को एक तस्वीर से पता चलता है कि ना का भी परिवार था, जो रीपर हमले में मारा गया था। वह केवल इसलिए बची क्योंकि उस समय वह काम पर थी। ना हर दिन खुद को दोष देती है कि वह अपने परिवार के साथ नहीं थी। विल उसे दिलासा देता है, लेकिन ना कहती है कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। समझते हुए कि गोली बनाने में और समय लगेगा, ना विल से कहती है कि वह अपने बेटे के पास लौट जाए। वह वादा करती है कि वह बाद में उससे मिलेगी। विल पिकअप में बैठकर निकल जाता है। इसी दौरान विल तेजी से सड़क पर जा रहा होता है, लेकिन उसके ट्रक के टायर फट जाते हैं और वह पेड़ से टकरा जाता है। वह पैदल ही सुरक्षा रेखा की ओर दौड़ता है, लेकिन रीपर्स उसे घेर लेते हैं। जैसे ही वह मरने को तैयार होता है, एक गोली चलती है और रीपर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। ना समय पर पहुंच जाती है, हाथ में कोबाल्ट युक्त गोलियों वाली बंदूक लिए हुए। रीपर्स इन गोलियों से विस्फोट में नष्ट हो जाते हैं। वे रीपर के अवशेषों की जांच करते हैं और पाते हैं कि वे जैविक नहीं बल्कि उन्नत मशीनें हैं, जो किसी एलियन तकनीक से बनी हैं, जिससे नीना का सिद्धांत सही साबित होता है। हालांकि यह अब भी रहस्य है कि सुरक्षित ऊंचाई की सीमा क्यों प्रभावी है। वे लॉस्ट गल्च लौटते हैं, जहां हंटर अपने पिता से मिलकर खुश होता है। ना अपना झंडा फहराती है
ताकि आसपास की बस्तियों को संकेत मिले कि रीपर्स को मारा जा सकता है। रेडियो संचार बहाल हो जाता है और बचे हुए लोग कोबाल्ट गोलियां बनाने की विधि साझा करते हैं। बाद में ना और विल एक स्मारक पर जाते हैं जो मृतकों को समर्पित है। वे वहां एक गोली छोड़ते हैं जिस पर केटी का नाम लिखा होता है। जल्द ही कोबाल्ट गोलियों से लैस शिकारी टीमें मिशन पर निकलती हैं। रॉकी पर्वतों में विस्फोट गूंजते हैं क्योंकि रीपर्स एक एक कर नष्ट होते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मानव फिर से अपने ग्रह को वापस हासिल कर रहा है।